शव यात्रा। अमरपुर नाम के एक गांव में विमल हलवाई अपने 2 छोटे बच्चों और बीवी के साथ रहता है। विमल की पत्नी ज्योति भूत प्रेत जादू टोने में बहुत माना करती थी। इसका बिल्कुल विपरीत विमल इन चीजों को दक्यानुसी माना करता था। रोज की तरह विमल अपने मिठाई की दुकान जाने के लिए निकलने की हड़बड़ी में होता है। मैं निकलता हूँ ज्योति, देरी हो जाएगी, दुकान भी खोलनी है मुझे। अजी ध्यान से, आज अमावस्या है। रास्ते में कोई कपड़ा या कुछ भी गिरा हो तो उसे लांग मत दीजिएगा, बगल से चले जाइएगा। अरे ऐसे तो तुम मुझे पागल ही कर दोगी क्या? हाँ, मैं नीचे देख कर चलूं कि सामने से कोई गाड़ी घोड़ा आकर मेरे ऊपर से चला जाए? दोनों हालत में तो मेरी ही मौत है। अरे क्यों सुबह सुबह इतनी अपसुगनी बातें कह रहे हो जी? मेरे गांव में तो ऐसा आंखों के सामने होता हुआ देखा है मैंने, इसीलिए कहती हूँ, वरना मुझे क्या, पड़ोसी को तो नहीं कहना चाहती मैं। पति हैं आप मेरे, इसलिए बोल रही हूँ। विमल अपनी मिठाई की दुकान चला जाता है। दुकान पर पहले से ही ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। ये लो, वहाँ ज्योति अमावस्या को लेकर परेशान है और आज तो हमेशा से ज्यादा ही लंबी लाइन लगी पड़ी है। अच्छी खासी बिक्री होगी आज। विमल दुकान खोलता है। एक के बाद एक ग्राहक उसकी दुकान पर मिठाई ले रहे होते हैं। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत विमल से कहती है, जिस तेजी से बिक्री हो रही है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए, नींबू मिर्ची टांग ले। अरे क्या चाची तुम भी, ये सब नजर बजर कुछ नहीं होता है। कैसे लोग हैं मेरे आसपास। अपनी दुकान से शाम को विमल हंसते कूदते वापस घर आता है। हाँ, आज तो अच्छी खासी बिक्री हुई है। 1 महीने में जितनी बिक्री होती है, एक ही दिन में आज उतने पैसे कमा लिए मैंने। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, आज ही घर की नजर उतारी है मैंने। बिक्री तो अच्छी होनी ही थी। अच्छा, तुम खाना लगा दो, सारा माल बिक चुका है। मुझे शहर जाना होगा, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। रात भर मिठाई बनाऊंगा, तब जाकर कल सुबह दुकान खोल पाऊंगा। खाना खाकर विमल शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। सुनिए जी, ध्यान से जाइएगा। चौरस्ते पर किसी जादू टोने की चीज पर पैर मत रख दीजिएगा। हे भगवान, हद हो गई ज्योति, ये तो मैं जा रहा हूं। विमल गुस्से से शहर जाने निकल पड़ता है। रात का काला घना अंधेरा, चांद की एक भी किरण ना होने के कारण अंधेरे में कुछ भी देख पाना मुश्किल था। जंगल के बीच के एक अधकच्चे रास्ते से विमल जा रहा होता है। चारों तरफ गुफ अंधेरा और सन्नाटा सुनाई दे रहा था, और सुनाई दे रही थी विमल के पैर के नीचे आ रहे सूखे पत्तों की आवाजें। तभी अचानक दूर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे, ये इतनी रात को जंगल के रास्ते कौन जा रहा है? शायद कोई टोली होगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धीरे धीरे आवाज कुछ कुछ सुनाई पड़ती है। आवाज धीरे धीरे और नजदीक आती सी लगती है। विमल देखता है कि उसके सामने से सजी धजी सफेद कपड़े में लिपटी एक अर्थी निकल रही है, जिसके साथ 5 लोग ही थे। 4 आदमियों ने उसे कंधा दिया हुआ था। एक मटका लिए आगे आगे बढ़ रहा था। विमल के बिल्कुल सामने आकर अर्थी रुक जाती है। उसमें से एक आदमी विमल से कहता है, अरे भाई, जरा अर्थी को कंधा लगाना, मैं बहुत थक गया हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ भाई, कंधा तो मैं लगा दूं, पर रात को 12 बजे ये शव यात्रा, इस समय कौन अर्थी ले जाता है? तभी विमल को ऐसा लगता है कि शव में से आवाज आई, ये आवाज। मजबूरी है भाई, आप कंधा दीजिए, मैं रास्ते में सब बताता हूँ आपको।
विमल अर्थी को कंधा दिए चल रहा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि हाथ में मटका लिए जो आदमी शव के आगे चल रहा है उसके पैर उल्टे हैं। क्या हुआ भाई, हकला क्यों रहे हो? वो आपके साथी के पैर उल्टे। विमल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि वो देखता है कि उस आदमी के पैर तो सीधे ही हैं। अरे नहीं, कुछ नहीं, मुझे शायद वहम हुआ होगा। धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तब विमल को अचानक लगता है मटके में से एक हाथ बाहर आ रहा है। विमल घबरा जाता है। इसके पहले वो कुछ बोल पाता, कल्लू कहता है, मेरा नाम कल्लू है। हम 6 दोस्त थे, जिसमें से एक को तो तुम सोया हुआ देख रहे हो। इतनी पक्की दोस्ती थी कि जैसे हम सब सगे भाई हैं। पर किस्मत का कोई क्या कर सकता है। आज से 4 साल पहले एक नदी में हम सब नहाने गए थे, जिसमें डूबकर राजेश की मौत हो गई। किसी मजबूरी के कारण हमें उसकी अर्थी को रात को ही शमशान घाट ले जाना पड़ा। हम 5 उसे ले जा रहे थे। 4 साल पहले आप 5 में मैं कुछ समझा नहीं। मंकू अपनी गर्दन पीछे घुमाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर विमल से कहता है, अरे भाई, पूरी कहानी खत्म होने दो, फिर बीच में बोल लेना, ठीक है? तभी रास्ते में एक हादसे में अपने दोस्त के साथ हम सभी मर गए। वो सामने देखो, हमारा दोस्त। विमल सामने देखता है। उसे दिखता है कि एक ऐसा आदमी जिसका शरीर कई जन्मों से पानी के अंदर रहने के कारण सफेद पड़ गया है। उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। फिर ये अर्थी किसकी है? अर्थी के साथ के लोग अर्थी को नीचे रखते हुए एक साथ विमल की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम खुद ही देख लो। विमल शव पर से सफेद कपड़ा हटाता है। शव की जगह खुद को ही देखकर विमल के होश उड़ जाते हैं। वो शव विमल की ही थी। पलक झपकते ही विमल उस अर्थी की जगह पर होता है। 6 के 6 दोस्त उसी तरह अर्थी को उठाकर चलने लग जाते हैं। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम। शहर आई देहाती बहू। हाल ही में रोहन की शादी निर्मला नाम की लड़की से हुई थी। निर्मला गांव की लड़की थी। रोहन के पिता और निर्मला के पिता दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन में ही एक दूसरे से वादा कर लिया था कि दोनों बच्चों के बड़े होते ही उनकी शादी करवा देंगे। इसलिए वादे के अनुसार रोहन के पिता निर्मला को अपनी बहू बनाकर घर ले आते हैं। निर्मला अपने साथ अपनी गाय भी लेकर आ जाती है और उसे घर के आंगन में बांध देती है। अरे ये क्या माँ, भाभी तो गाय भी लेकर आई हैं हमारे घर में। अभी घर में गाय बंधी देखकर आस पड़ोस के लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है, लेकिन क्या करूँ मैं, तू तो जानती है तेरे पिता किसी की नहीं सुनते। अरे ये क्या निर्मला, तुम अपने साथ गाय क्यों लेकर आई हो? आपके शहर में पैकेट वाला मिलावटी दूध मिलता है ना, लेकिन मुझे तो रोज ताजा दूध पीने की आदत है। गाय लाकर मैंने ना बहुत अच्छा किया है। अब हम सब रोज ना गाय का ताजा ताजा दूध पियेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी गाय की वजह से आस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, मैं सब देख लूँगी, आप चिंता ना करें। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चल बहू, आज हमें बाजार से सब्जी खरीदने जाना है। उसके बाद सुनीता निर्मला को बाजार में ले जाती है। सब्जी के महंगे दाम देखकर निर्मला के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या माँ जी, 1000 रुपये की सब्जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। अब क्या करे बहू, शहर का तो यही हाल है। ना ना ना, मैं इस तरह पैसों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब से ना हम इस बाजार से सब्जी नहीं खरीदेंगे। हाँ। फिर अगले दिन निर्मला घर के आंगन की मिट्टी खोद कर वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगा देती है। अरे काव्या, तेरी भाभी तो बहुत अजीब है। उसने तेरे पूरे आंगन को खेत बना कर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग इस लड़की को कहाँ से पकड़ कर लाए हो। अरे सब मेरे पिताजी का किया धरा है।
सालों पहले अपने दोस्त से किए वादे के चलते उन्होंने उस गवार को हमारे गले बांध दिया। अरे तेरी भाभी सच में एक नंबर की गंवार है। उसे तो ढंग के कपड़े पहनने तक नहीं आते, ऊपर से उसने तेरे घर को गांव का तबेला बनाकर रख दिया है। उन औरतों की बातें सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने भाई रोहन से इस बात की शिकायत करने लगती है। रोहन निर्मला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निर्मला के आगे उसकी एक नहीं चलती। फिर एक दिन रोहन निर्मला को एक शादी में ले जाता है। सभी मेहमान खाना खाने में व्यस्त थे। उधर रोहन भी अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगता है। तभी निर्मला तंदूरी चिकन के स्टॉल से ढेर सारे लेग पीस उठाकर अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है। घर जाने के बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी और कल सुबह मैं चीज़ सिखाऊंगी। फिर खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुल्हन का भाई उन्हें रोक लेता है। अरे ये सब क्या है? मैंने यहाँ खाना खाने के लिए सबको बुलाया था, खाना चोरी करने के लिए नहीं। तुमने पर्स में जो चिकन के लेग पीस छुपा रखे ना, चलो बाहर निकालो उन्हें। दुल्हन का भाई फौरन निर्मला से पर्स छीनकर सारे लेग पीस बाहर निकाल लेता है। मैंने इतना खर्चा करके खाने पीने का इंतजाम किया है और तुम हो कि यहाँ से खाना चोरी करके ले जा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वहाँ मौजूद सभी लोग निर्मला को भला बुरा कहने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख रोहन दुल्हन के भाई से माफ़ी मांगकर निर्मला को घर ले आता है। निर्मला, आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। आखिर तुम्हें चिकन के पीस चुराने की ज़रूरत क्या थी? मुझे माफ़ कर दीजिए रोहन जी। दरअसल ना, हमारे गांव में जब भी शादी होती थी तब मैं और मेरी सहेलियाँ इसी तरह शादी से ढेर सारा खाना लेकर आते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी ना करेंगे। इतना कहकर निर्मला रोने लगती है। निर्मला को रोते देख रोहन का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ़ करके गले लगा लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहन उदास होकर घर लौटता है। रोहन के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। अरे बेटा, ये सब क्या है? किसी के साथ मारा पीटी हो गई है क्या? नहीं माँ, आज हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। म्यूनसिपालिटी वालों ने हमारी दुकान तोड़ दी। आज से हमारी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। हे भगवान, हमने तो किस्त पर ढेर सारा सामान ले रखा है। अब हम सारे सामान की किस्त कैसे चुकाएंगे? मेरी तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। पता नहीं आगे हमें और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आप सबको ना चिंता करने की जरूरत ना है, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो कहना क्या चाहती है बहू? हम ना बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। हाँ। उसके बाद निर्मला अपने पिता को फ़ोन करके गांव से 5 गाय मंगवा लेती है और फिर अगले दिन निर्मला सभी गायों का दूध निकालकर बड़े बर्तन में भर लेती है। तुम ये सब क्या कर रही हो निर्मला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना इन गायों का दूध बेचने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भाभी दूध वाली बनकर दूध बेचेंगी तो मोहल्ले में इज्जत क्या रहेगी हमारी? सभी लोग हमें तरह तरह के ताने मारेंगे। आप ना ऐसी बेकार की बातें ना करो काव्या जी। जब जेब का पैसा और पेट की रोटी छिन जाती है तो इंसान पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और वैसे भी जिस काम से हमारा घर चले उसकी कभी ना बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर निर्मला दूध के 2 बड़े बर्तन साइकिल के दोनों तरफ लटकाकर मोहल्ले में घूमने लगती है। दूध ले लो, दूध, गाय का ताजा ताजा दूध ले लो, बिना मिलावट का शुद्ध दूध ले लो। चलो चलो आओ भाई, जल्दी ले लो। तभी निर्मला के पास कुछ औरतें आती हैं। अरे तुम तो सुनीता की बहू हो ना? तुम इस तरह सड़क पर दूध क्यों बेच रही हो? निर्मला उन दोनों औरतों को अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। देखिए, मैंने ना अभी अभी गाय का ताजा दूध निकाला है। आप सब तो रोज पैकेट का दूध पीती हो, आज गाय का ताजा दूध पी कर देखिए, इसकी ना बात ही कुछ और है। हाँ बहू, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। लाओ, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। उस औरत की देखा देखी बाकी औरतें भी निर्मला से दूध खरीदना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में निर्मला सारा दूध बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद निर्मला घर जाकर सारे पैसे अपनी सास को पकड़ा देती है। अरे बहू, इतने सारे पैसे! सच में तेरा आइडिया तो काम कर गया।
अरे माँ जी, आप तो बस देखती जाइए, कुछ ही दिनों में मैं अपने घर की सारी समस्या खत्म कर दूंगी। हाँ। फिर अगले दिन से निर्मला गायों के गोबर से ढेर सारे उपले तैयार करके बेचना शुरू कर देती है। निर्मला को पैसे कमाते देख रोहन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो भी दूध बेचने का फैसला करता है। निर्मला के कहने पर उसके पिताजी कुछ और गायों का बंदोबस्त कर देते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर दूध बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों में उनका दूध का व्यापार खूब फल फूल जाता है। इसके चलते रोहन एक बड़ी दूध की डेयरी भी खोल लेता है। पिताजी, जब आपने निर्मला से मेरी शादी करवाई थी तब मैं मन ही मन आपको कोसा करता था, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि आपका फैसला बिल्कुल सही था। आज अगर निर्मला ना होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। हमारी बहू ने तो हमें उजड़ने से बचा लिया। भगवान ऐसी बहू सबको दे। इस तरह निर्मला की समझदारी के चलते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। ऐसा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना। नीचे का जो लाल बटन है उसको जल्दी से ग्रे कलर करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे को मोटिवेशन करता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।